गायत्री विद्या मंदिर परसाव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को कक्षा 9 साइंस का अगला पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जहां से छोड़े थे, यानी क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पूछ रहा है आपसे क्या क्या पदार्थ अपनी विज्ञान एनसीईआरटी का चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड कह रहे हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल जैसे कि पानी अपनी अवस्था को बदल सकता है। पानी जैसे क्या होता है, पानी ठोस के रूप में भी मिलता है, गैस के रूप में मिलता है और द्रव के रूप में मिलता है। पानी जैसे पानी का उदाहरण ले लीजिए, पानी कैसे मिलता है? तीनों रूपों में मिलता है। ठोस के रूप में मिलेगा, यही पानी ठोस के रूप में जब आपको मिलेगा तो बर्फ कहलाएगा। यही पानी जब आपको द्रव के रूप में मिलेगा, तो जल कहलाएगा। यही पानी जब आपको गैस के रूप में मिलेगा तो आपको भाप कहलाएगा। जब भाप कहलाएगा, यानी जलवाष्प, भाप कहो चाहे जलवाष्प कहिए, बात एक ही है। जलवाष्प, वाष्प का मतलब भाप ही होता है। जलवाष्प कहिए चाहे भाप कहिए, ठीक है। कि तो पानी के तीनों रूप होते हैं। ये तीनों रूप में क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे ठोस के रूप में बर्फ, पानी का ठोस रूप क्या हो सकता है? बर्फ हो सकता है। पानी का ही द्रव रूप क्या हो सकता है? जल हो सकता है। गैस, पानी का ही गैस रूप क्या हो सकता है? भाप यानी जल वाष्प। तो पानी क्या हो सकता है? तीनों अवस्थाओं में बदल सकता है। पानी एक मान लीजिए पदार्थ है, ठीक। अच्छा, ये कब बदल सकता है, किन परिस्थितियों में ये बदल सकता है, कि कब ये बदलता है अपनी अवस्था को, कब ये बदलता है? कह रहे अवस्था बदलने के दौरान, कह रहे हैं कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, मतलब क्या ऐसा होता है कि पदार्थ जब अवस्था अपनी बदलते हैं, ठीक है। तो अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो पदार्थ के कणों में क्या प्रभाव पड़ता है? कभी कभी पदार्थ के जो कण होते हैं, उन छोटे छोटे अणुओं, जिन अणुओं से वो मिलकर बना है, कभी कभी उनके अणुओं की बीच की दूरी घट जाती है, कभी कभी उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कभी कभी तापमान देने से उनके अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है, कभी कभी तापमान कम करने से उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कह रहे हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ की अवस्था में, जिस पदार्थ की पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, पहला जैसे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। पहला है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान के परिवर्तन का प्रभाव है। तापमान परिवर्तन का जब प्रभाव पड़ेगा, यानी तापमान का जब परिवर्तन, यानी जब तापमान परिवर्तित होगा तो वही पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। वही पानी जल बन जाएगा। वही पानी जलवाष्प के रूप में, भाप के रूप में बन जाएगा।
तो वही जब क्या बनेगा, जब क्या होगा, तापमान का परिवर्तन होगा। ये जल के तीनों रूप यानी पानी के तीनों रूप किसके माध्यम से बदलेंगे, तापमान परिवर्तित होने के साथ साथ। जैसे जैसे तापमान बदलेगा वैसे वैसे ये अपनी अवस्थाओं को बदलेंगे। तो अवस्था बदलने का एक मेन कारण है तापमान का परिवर्तन। जब तापमान में परिवर्तन होगा तो पदार्थ की अवस्था में निश्चित रूप से ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। अवस्थाएं, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलेंगे। जैसे कह रहा है ठोस के तापमान को बढ़ाने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई भी ठोस हो, अगर यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए, इसको खूब ज्यादा गर्म कर दिया जाए, तो इनके अणुओं के जो इनके अणु हैं, जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ये बना है, इसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये गति करने लगेंगे। जब अणु गति करने लगेंगे तो ये पिघल कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पिघल कर बहने लगेगा। यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। करें ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को क्या कर देती है, आकर्षण बल को पार कर देती है। कणों के बीच आकर्षण बल, जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो कण एक दूसरे को आकर्षण के द्वारा चिपकाए। दो चुंबक आपस में चिपका दीजिए, जो चुंबक आपस में चिपके रहेंगे तो उनका वो कैसा बल है, आकर्षण बल है। आकर्षण बल के कारण दो चुंबक एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन जब उनको गर्म किया जाता है तो उनकी आकर्षण शक्ति, जो अणुओं जिस अणु से कोई भी पदार्थ जिस अणु से, छोटे छोटे अणु से बना है, उस अणु को उसकी जो आकर्षण शक्ति है पकड़ने की, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, तापमान के कारण समाप्त हो जाती है। तापमान के कारण वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए वो करे इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। करे एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एक अवस्था ऐसी थी जब धीरे धीरे इसको गर्म करते रहेंगे, गर्म करते करते जब ज्यादा गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघलकर अपनी अगली अवस्था में आ जाएगा। करें जिस न्यूनतम तापमान या ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहता है। अब यहाँ से एक परिभाषा निकलकर आपके सामने आती है कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। तो दोनों परिभाषाओं को आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा क्या है इसको आप समझ लेंगे। गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक परीक्षा में पूछता है, गलनांक किसे कहते हैं या गलनांक क्या है। वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक कहलाता है। जैसा कि गलनांक का समझे, गलन का अंक जो हो, यानी किसी पदार्थ के गलाने का जो अंक प्राप्त होता है, यानी जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलता है उसे ही उसका क्या कहते हैं, गलनांक। उसे ही उसका क्या कहते हैं, गलनांक। जिस तापमान पर कोई चीज गलती है, पिघलती है, उसे उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक, अच्छा एक सेकंड आगे देखेंगे। हाँ आगे देखेंगे। अगला ये गलनांक हो गया, इसे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है,
क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान, वह तापमान, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अच्छा, जैसे कि तो गलनांक हो गया, आप क्वथनांक जान गए, गलनांक जान गए, क्वथनांक की परिभाषा जान गए आप, और गलनांक की परिभाषा जान गए, और क्वथनांक की परिभाषा। ये दोनों परिभाषाएं जान लेंगे। ये दोनों परीक्षाओं में कभी कभी पूछे जाते हैं, छमाही में, वार्षिक में। ये आप ध्यान रखेंगे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 बर्फ का गलनांक, यानी बर्फ पूछता है कभी बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 273.15 273.15 केल्विन, केल्विन पैमाने में होता है 273.15 केल्विन। ये बर्फ का गलनांक, इस तापमान पर बर्फ पिघलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब अगर यही तापमान 373 हो जाए तो यही बर्फ क्या हो जाएगा? पानी के भाप के रूप में, जल वाष्प के रूप में बन के उड़ने लगेगा, जब यही 373 हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसको जान लेंगे, ये बर्फ का गलनांक बिंदु है। अच्छा, अब आगे इसी रूप में देखेंगे। कह रहे हैं कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। जब संपूर्ण, यानी मतलब कहते हैं जब कोई बर्फ पिघलती रहती है तब उसका तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। और जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो तब धीरे धीरे उसका तापमान क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे अब ये केल्विन है, अब केल्विन, फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने, इसे आपको कक्षा 9 में पैमाने 3 प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, और तीनों पे सवाल है। एक सवाल हर बार छमाही परीक्षा में बदलने के लिए हर बार एक सवाल आता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे परिभाषा को, और हम लिखते पढ़ाते धीरे धीरे चल रहे हैं। आप नोट करते धीरे धीरे चलेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे, हम उस चीज को पुनः आपको बताएंगे। कह रहे हैं कि जैसे हमको बदलना हो केल्विन को, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273.15/9/5। ये होता है फार्मूला। ये अगर आपको सेल्सियस से फारेनहाइट बदलना है, फारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, जिन दो राशियों में जिसमें बदलना है वो दो राशि यहां से हम ले लेंगे और आराम से बदल लेंगे। जैसे कोई भी आपके किताब में सवाल है, ठीक है, पृष्ठ संख्या 9 पर आपके किताब में सवाल है, और उसको बदलने के लिए आपको कह रहा है कि इसको केल्विन में दिया गया है और उसको सेल्सियस में आपको बदलना है। केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में बदलना है आपको, तो आप आराम से बदल सकते हैं। केल्विन वाला दे दीजिए, केल्विन में दिया गया है, सेल्सियस में आराम से बदल दीजिए। जैसे अब कह रहा है 300 सेल्सियस को, 300 केल्विन को किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है।
300 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, बदल दीजिए। कैसे बदलना है, तो अब यहाँ सेल्सियस वाला ले लेंगे C/5 और केल्विन वाला ले लेंगे K माइनस 273 माइनस 0.15/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन K के स्थान पर क्या रख देंगे, C बराबर K के स्थान पर क्या रखेंगे, K का मान क्योंकि दिया गया है, K का मान कितना हो जाएगा 300 माइनस 273.15। 300 में से 273 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 300 में से 273 घट जाएगा तो C बराबर कितना बचेगा, 300 में से इधर घटा देंगे, 300 माइनस 273.15 दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा ये 10, 5 और 9, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 6 और ये हो जाएगा 9, 2, यानी 26 दशमलव क्या हो जाएगा, 26.85 क्या हो जाएगा, 26.85 अंश सेल्सियस। ये अब सेल्सियस में बदल गया, किस में बदल गया, सेल्सियस में बदल गया। यानी 300 केल्विन किस में बदल गया, सेल्सियस में। 300 केल्विन सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 26.85 अंश सेल्सियस। मतलब ऐसे ऐसे सबको बारी बारी से बदलना है, जितना जितना दिया रहेगा जो ऐसे ऐसे बदलना है। ये सूत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि यही बदलने का सूत्र है। कोई भी पैमाना किसी भी पैमाने में आपको बदलना है तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा, कोई पैमाना किस पैमाने में बदल नहीं पाएंगे। आप जरूर इसको उपयोग करेंगे और सूत्र एकदम रख लीजिए, याद कर लीजिए। सूत्र याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं, वो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आयोडीन हो गया आपका, आयोडीन, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। ये सब क्या होते हैं, कपूर को देखो जला देते हैं, वो ठोस गुटका रहता है और सीधे वो भाप में बदल जाता है, जलवाष्प के रूप में बदल जाता है, द्रव में पिघलता नहीं है, सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो ऐसे है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। वह तापमान, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होती है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे ऊर्ध्वपातन, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्रिया कैसे होती है, ऊर्ध्वपातन। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं,
जैसे क्या आता है, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या हो गया, और कपूर हो गया, कपूर हो गया, ऐसे ही आदि, और कई फेनोल्फथालीन हो गया, ऐसे और कई चीजें हैं। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। और इसके आगे अगली क्या है, दाब अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि और गैस सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण जब गैस कोई हो और वो सीधे ठोस में बदल जाए, यहाँ ठोस सीधे गैस में बदल रहा है, और गैस जब सीधे ठोस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। नोट कर लेना, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को यानी उस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आगे देखेंगे। अब जैसे तापमान का परिवर्तन है, वैसे दाब परिवर्तन का प्रभाव, इस पर क्या पड़ता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ पर जब दाब डालते हैं तो उससे क्या होता है, परिवर्तन होता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अगली बात है इसकी, दाब परिवर्तन का प्रभाव किस पर, पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव, पदार्थ पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। करें, हम जानते हैं कि घटक क्या होते हैं, कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, अंतर होता है। क्योंकि जो जिस प्रकार से कण जुड़े हैं उस हिसाब से पदार्थ की अवस्थाओं में क्या होता है, अंतर होता है। कह रहे हैं कि किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है, करें इसके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो सिलेंडर छोटा करते जाएंगे तो गैस के कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती चली जाएगी। करें, क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है? बिल्कुल, आप दाब बढ़ाने से गैस की पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पिस्टन सिलेंडर, जैसे यहाँ दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है, पदार्थ के कणों के समीप लाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये जान लीजिए कोई पिस्टन है, मान लीजिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें कण भरे हैं। अब अगर इस पर हम दाब लगाएंगे, दाब डालेंगे, तो ये कण क्या हो जाएंगे, और नीचे दबेंगे और संपीड़ित हो जाएंगे और कम जगह में आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम इनको और दाबते हैं तो क्या हो जाएंगे, और छोटी छोटी अवस्थाओं में हो जाएंगे, यानी और छोटे छोटे हो जाएंगे और कम जगह में ये हो जाएंगे और संपीड़ित हो जाएंगे। और एक समय अगर इसको और दाब देते हैं तो एकदम क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में हो जाएंगे। एकदम क्या हो जाएंगे, ठोस अवस्था में हो जाएंगे, एकदम ठोस अवस्था में हो जाएंगे। ये दाब का क्या है, प्रभाव है। ये दाब का क्या है, प्रभाव। जैसे जैसे हम इसको दाबते जाएंगे त्यों त्यों इसके कण क्या हो जाएंगे, संपीड़ित होते जाएंगे, संपीड़ित। ये दाब का प्रभाव आपको दिखा रहा है कि पिस्टन, ये मान लीजिए अगर सिलेंडर है तो ये मान लीजिए पिस्टन है, पिस्टन से अगर इसमें दाबा जा रहा है, पहले इतने दूर दूर कण थे, फिर और दाबा गया तो इतने पास पास कण आ गए, फिर और दाब दिया गया तो कण एकदम पास पास आ गए।
ठीक है। ये सिलेंडर और पिस्टन का क्या है उदाहरण है, आप एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं, आप देखते चलेंगे। कहें दाब के बढ़ाने और तापमान घटने से गैस दरों में बदल सकती है। जब दाब बढ़ाएंगे और तापमान क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ने से जब तापमान घटता है, दाब बढ़ने के साथ साथ जब तापमान घटता है तो इसमें क्या हो जाता है कि ये गैस किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। यानी कहें क्या आपने ठोस यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको शुष्क बर्फ बोलते हैं, कह रहे हैं के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संघनित किया जा सकता है। उच्च दाब पर क्या किया जाता है, संघनित मतलब इकट्ठा किया जाता है। उच्च दाब पर जहां तापमान अधिक होता है, जैसे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, अधिक होता है। जो ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता जाता है। कह रहे हैं इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। यानी कई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ नाम से कहते हैं, ड्राई आइस। कह रहे हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव अथवा गैस दाब और तापमान के द्वारा क्या की जाती हैं, बदली जा सकती हैं। अब नीचे आपको सवाल है, ठीक है, 2-4 सवाल है लगाने के हैं और आप इस सूत्र पर सवाल लगा लीजिए, ठीक है। और जो सवाल नहीं आएंगे उन सवालों को आपको फिर पढ़ाएंगे। अब अगला हेडिंग आपका बचा है वाष्पीकरण। कल हम वाष्पीकरण और प्रश्न उत्तर हल कराएंगे इसके, ठीक है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे वाष्पीकरण, ठीक है। क्या बताएंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इसके क्या प्रभाव हैं, और सवाल जो बचे हैं वो सवाल आपको हम बताएंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, सवाल क्या होते हैं।